DTT डिस्क्रीट ट्रायल ट्रेनिंग बहुत सिंपल है। ST दो, रिस्पॉन्स लो, इन्फोर्स कर दो। मगर क्या ये वाकई इतना सिंपल है? अगर ऐसा होता तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि बच्चा टेबल पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, मगर वो स्किल जनरलाइज नहीं हो पाती। वो स्किल बच्चा नेचुरल इन्वायरमेंट में, रियल लाइफ में नहीं यूज़ कर पा रहा था। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि DTT प्रॉपरली फॉलो नहीं की जा रही होती। DTT इज़ अ साइंस, इज़ अ स्ट्रक्चर साइंस, इट्स नॉट रैंडम एट ऑल। तो उस साइंस को उसके सीक्वेंस के साथ अगर हम फॉलो करेंगे, जब भी हम बेस्ट DTT परफॉर्म करेंगे। तो DTT का एक एल्गोरिदम है कि सबसे पहले आप एररलेस ट्रेनिंग पर आएँ, मास ट्रायल पर आएँ, फिर रैंडम रोटेशन पे आएँ, फिर एक्सपेंडेड ट्रायल्स पे आएँ, और फिर जनरलाइजेशन एंड देन NET पे आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बच्चे को एक कोई स्किल सिखा रही हूँ, तो वो एक स्किल को सबसे पहले मैं एररलेस ट्रेनिंग पे लेके जाऊँगी, जहाँ मैं उसको मोस्ट टू लीस्ट प्रॉम्प्ट दूँगी। उसके बाद जब वो वहाँ मास्टरी हो जाएगी, फिर मैं मास ट्रायल पे मूव करूँगी, जहाँ मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊँगी। उसके बाद जब वहाँ मास्टरी हो जाएगी, फिर मैं रैंडम रोटेशन पर आऊँगी, जहाँ मैं डिस्क्रिमिनेशन चेक करूँगी, अटेंशन चेक करूँगी बच्चे की। उसके बाद मैं एक्सपेंडेड ट्रायल्स पे आऊँगी, जहाँ हम डिस्ट्रैक्टर्स ऐड करेंगे, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि बच्चे ने एक्चुअली स्किल को सीख लिया है। उसके बाद हम जनरलाइजेशन पे आएंगे, जहाँ हम डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट सेटिंग्स में उस स्किल को यूज़ करेंगे, और उसके बाद ऑटोमेटिकली स्किल नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट में यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगी। तो मोस्टली हमसे गलती क्या होती है कि हम लोग DTT करते हैं, मास ट्रायल, रैंडम रोटेशन, एक्सपेंडेड, सब कुछ एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं, और साथ साथ हम उसमें जनरलाइजेशन के गोल्स भी ऐड कर देते हैं, और फिर चाहते हैं कि नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट में भी जो है वो बच्चा इसको रिकग्नाइज़ करे। तो ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम कोई गेम खेलते हैं, तो हम पहले लेवल 1 पे आते हैं, फिर लेवल 2 पे आते हैं, फिर लेवल 3 पे आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम लेवल 1 के बाद डायरेक्ट लेवल 6 पे जंप कर जाएं। तो ये नहीं होता। इसी तरीके से DTT का भी एक एल्गोरिदम है, जिसे हम प्रॉपरली अगर फॉलो करेंगे, एक के बाद एक, तो फिर ही वो स्किल जो हम सिखाना चाह रहे हैं, वो टेबल से स्टार्ट होने के बाद रियल लाइफ में यूज़ हो सकेगी। एररलेस लर्निंग ये वो फेज़ है जहाँ गलती करने का ऑप्शन नहीं मिलता। एररलेस लर्निंग का मतलब है कि हम अपनी टीचिंग को एरर फ्री बनाते हैं, कि बच्चे को गलती करने का मौका ही ना मिले। एयरलेस लर्निंग में थेरेपिस्ट एक टीचर की तरह रिस्पॉन्स को गाइड करता है, मोस्ट टू लीस्ट प्रॉम्प्ट सीक्वेंस से। तो हम पहले फुल प्रॉम्प्ट देते हैं, फिर थोड़ा कम करते हैं, फिर जेस्चर पे आते हैं, फिर इंडिपेंडेंट पे आते हैं। गोल इसका बिल्कुल सिंपल है कि बच्चा सक्सेसफुल फील करे, गलती से लर्निंग रून ना हो। अगर बच्चा कंफ्यूज हो तो प्रॉम्प्ट दोबारा दो, लेकिन हर ट्रायल सक्सेस पे एंड करना है। जब 5 इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सेज या 90% एक्यूरेसी मिल जाए, तो समझो स्किल रेडी है नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब आता है DTT का वर्कआउट जोन, मास ट्रायल। ये वो फेज़ है जहाँ रेपिटेशन से स्किल स्ट्रॉन्ग होती है। मास ट्रायल का मतलब है एक ही इंस्ट्रक्शन पर बार बार रिपीट करना। जैसे मैं कहूँ टच रेड, और ये SD मैं 10 से 20 ट्रायल तक रिपीट करती रहूँ। हर बार बच्चे को चांस मिलता है कि वो सही रिस्पॉन्स प्रैक्टिस करे। अगर बच्चा करेक्ट रिस्पॉन्स देता है तो रीइंफोर्स करना है, लेकिन अगर वो मिस्टेक करता है, गलत करता है, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, नो प्रॉम्प्ट मेथड यूज़ करना है। अब नो प्रॉम्प्ट मेथड क्या है कि आपने उसको SD दिया, टच रेड, बच्चे ने गलत किया, मिस्टेक की, तो आप उसको पहले कामली बोलेंगे नो, फिर दोबारा SD देंगे, टच रेड, फिर दोबारा मिस्टेक करेगा तो आप उसे बोलेंगे नो, फिर तीसरी बार उसको SD देंगे आप, और साथ साथ प्रॉम्प्ट देंगे ताकि इस बार वो गलती ना करे। ये 3 स्टेप्स मिलकर एरर करेक्शन कहलाता है। ये एरर करेक्शन होता है नो प्रॉम्प्ट। तो जब लर्नर 2 सेट में 80 या 90% इंडिपेंडेंट सही करे, समझो वो फेज़ मास्टर हो गया है, और हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है रैंडम रोटेशन। और हाँ, अगर कभी एक्यूरेसी ड्रॉप हो तो 2 से 3 एररलेस ट्रायल दोबारा आप कर लो, ब्रश अप करना ज़रूरी होता है। ये फेज़ बोरिंग नहीं है, ये प्रैक्टिस का पावर हाउस है, जहाँ रेपिटेशन लर्निंग को परमानेंट बनाता है। अब DTT का मास्टर ट्रायल शुरू होता है, यानी कि रैंडम रोटेशन।
ये वो स्टेज है जहाँ हम चेक करते हैं कि बच्चा सही में इंस्ट्रक्शन सुन रहा है या बस गैस कर रहा है। तो रैंडम रोटेशन में हम नया और मास्टर टारगेट को मिक्स करते हैं, जैसे टच रेड और टच ब्लू। हर ट्रायल में आइटम की पोजीशन चेंज करते हैं ताकि बच्चा पैटर्न मेमोराइज ना करे। फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट है रेड, तो फर्स्ट ट्रायल में हम कहते हैं टच रेड, करेक्ट रिस्पॉन्स आता है रिनफोर्स। सेकंड ट्रायल में टच ब्लू, करेक्ट रिस्पॉन्स आता है रिनफोर्स। थर्ड ट्रायल में टच रेड, और अगर बच्चा यहाँ पे गलत करता है तो इट्स फाइन, हम फिर वही नो प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। तो इस फेज़ का मेन गोल है डिस्क्रिमिनेशन, यानी बच्चा समझे कि किस एसडी पर क्या करना है। तो थेरेपिस्ट को यहाँ पे थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है, कभी टोन बदलो, कभी मटेरियल चेंज करो, कभी वर्डिंग्स चेंज करो, ताकि बच्चा सिर्फ टेबल पैटर्न नहीं, इंस्ट्रक्शन पर रिस्पॉन्स करना सीखे। तो जब 80% इंडिपेंडेंट एक्यूरेसी आ जाए 2 कंसेक्यूटिव सेट्स में, तो फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, एक्सपेंडेड ट्रायल की तरफ। रैंडम रोटेशन ऐसा ही है कि इट्स अ काइंड ऑफ फ़िल्टर, यहाँ से गुज़र कर ही स्किल प्रूफ होती है कि बच्चा समझ कर रिस्पॉन्स दे रहा है या फिर वो रिपीट कर रहा है। अब हम आ गए हैं DTT के स्मार्ट जोन में, एक्सपेंडेड ट्रायल्स। ये फेज़ थोड़ा चैलेंजिंग भी है और थोड़ा फ़न भी, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि बच्चे ने कितनी स्किल को समझ लिया है, कितनी अच्छी तरीके से वो सीख गया है। तो एक्सपेंडेड ट्रायल में हम टारगेट और डिस्ट्रैक्टर्स को मिक्स करते हैं, जैसे कि एक पैटर्न है टारगेट डिस्ट्रैक्टर, टारगेट डिस्ट्रैक्टर, टारगेट डिस्ट्रैक्टर। फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट है रेड, तो हम यूज़ करेंगे टच रेड, फिर डिस्ट्रैक्टर डालेंगे टच ब्लू, फिर डिस्ट्रैक्टर डालेंगे क्लैप योर हैंड्स, फिर दोबारा हम टारगेट पे आएंगे टच रेड। तो स्पेसिंग बढ़ाने का मतलब ये है कि बच्चे को थोड़ा याद करना पड़ता है कि उसको रिस्पॉन्स क्या करना है। अब वो सिर्फ कॉपी नहीं कर रहा होता, बल्कि स्किल को याद करके रिस्पॉन्स कर रहा होता है। अच्छा, अगर बच्चा टारगेट मिस करे तो इसका मतलब ये है कि स्पेसिंग ज़्यादा है या फिर स्टिमुलस कंट्रोल अभी पूरी तरह ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो फिर यहाँ पे क्या करना है कि फिर आप स्पेसिंग को कम कर दें, डिस्ट्रैक्टर ज़्यादा मत डालें, टारगेट डिस्ट्रैक्टर रखें, थोड़ा प्रॉम्प्ट यूज़ करें और रीइंफोर्समेंट को यहाँ पे आप बढ़ाएं। फिर जब 2 सेट में आपको 80% या 90% इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स मिल जाए, तो फिर समझें कि स्किल को बच्चा प्रॉपर्ली याद रख रहा है, उसको प्रॉपर्ली स्किल को रिस्पॉन्स करना आ रहा है और अब वो रेडी है जनरलाइजेशन के लिए। तो एक्सपेंडेड ट्रायल बेसिकली एक मेमोरी टेस्ट है। ये फेज़ बताता है कि बच्चा अब सिर्फ टेबल नहीं, बल्कि प्रॉपर्ली समझ कर आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, सीख रहा है वो। जनरलाइजेशन ये वो फेज़ है जहाँ हम देखते हैं कि स्किल सिर्फ थेरेपी रूम तक नहीं है, हर जगह यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा अगर टेबल पर टच रेड कर लेता है लेकिन घर पर या स्कूल में रेड टॉय नहीं ढूंढ पाता, तो क्या ये स्किल कंप्लीट हुई? ऑफ कोर्स नो। जनरलाइजेशन का गोल ही यही है, लर्नर हर जगह, हर किसी के साथ और हर मटेरियल के साथ स्किल यूज़ कर सके। हम यहाँ डिफरेंट सेटिंग्स यूज़ करते हैं, जैसे घर, स्कूल, पार्क, नए लोग, नया मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं। प्रॉम्प्ट को सबसे कम रखते हैं इसमें, ताकि लर्नर अपने अपने आप खुद से जो है वो परफॉर्म कर सके। जब 3 अलग कॉन्टेक्स्ट में 80% एक्यूरेसी मिल जाए, तब समझो कि जनरलाइजेशन हो गई है और अब टाइम है फाइनल फेज़ का, जो है NET। जनरलाइजेशन वो ब्रिज है जो टेबल लर्निंग को लाइफ लर्निंग बनाता है। अगर ये स्टेप स्किप हुआ तो सारा प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाता है। तो ये DTT का फाइनल डेस्टिनेशन है, नेचुरल एनवायरनमेंट टीचिंग। ये वो स्टेज है जहाँ नो टेबल, नो टोकन्स, बच्चा नेचुरली डेली लाइफ में अपनी स्किल को यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में ब्रेक टाइम पे थेरेपिस्ट कहती है कि कैन यू सी समथिंग रेड अराउंड, बच्चा देखता है और फिर कहता है रेड स्लाइड। तो वो उसने उस स्किल को, उस रेड कलर को उसने सीखा और अपनी रियल लाइफ में उसने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको पहचाना। तो NET का गोल है इंडिपेंडेंस, जहाँ बच्चा एनवायरनमेंट के क्यूज़ पे रिस्पॉन्ड करता है, ना कि थेरेपिस्ट के सिग्नल्स पे। तो जब बच्चा 2 से 3 दिन तक अपनी स्किल नेचुरली और इंडिपेंडेंटली यूज़ करे, तो समझें कि उसकी लर्निंग कंप्लीट हो गई है। ये वो मोमेंट है जहाँ हार्ड वर्क जो हमने टेबल से स्टार्ट किया था, टच रेड,
हमारा रीइंफोर्समेंट, पेशेंस सब मिलके एक रियल लाइफ सक्सेस बनता है। डीटीटी यहाँ ख़त्म नहीं होता, यहाँ से रियल लर्निंग शुरू होती है। तो दीज आर द ऑल स्टेजेस जो हमको फॉलो करनी होती हैं जब ही हम प्रॉपर बच्चे को जो है वो एक स्किल प्रॉपरली सिखा सकते हैं जो कि वो अपनी रियल लाइफ में यूज़ करे, जो कि डीटीटी का मेन पर्पस है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो बहुत ज़्यादा डीटीटी में होती हैं, जैसे कि नए टारगेट जल्दी जल्दी मिक्स कर देना। इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। पहले एक स्किल को मास्टर कराएं, उसके बाद फिर दूसरी इंट्रोड्यूस करें। सेकेंडली, प्रॉम्प्टेड और इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सेस को बराबर इन्फोर्स करना। समझो प्रॉम्प्टेड रिस्पॉन्स जो है वो आपका हेल्प से आया है, इसलिए उसको इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स के इक्वल रिन्फोर्स नहीं करना है। तो इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा मतलब हाईली रिन्फोर्स होना चाहिए। प्रॉम्प्ट फेड करना भूल जाते हैं। अगर हम प्रॉम्प्ट फेड नहीं करेंगे तो लर्नर डिपेंडेंट हो जाएगा। आइटम्स हमेशा सेम पोजीशन में नहीं रखने होते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चा आपकी पोजीशंस को समझ लेता है और वो उस पैटर्न को समझ लेता है। और सबसे बड़ी गलती है जनरलाइजेशन स्किप कर देना। अगर स्किल टेबल पर परफेक्ट है लेकिन रियल लाइफ में मिसिंग है तो डीटीटी का पर्पस इनकम्प्लीट है। सो रिमेंबर, अवॉइड दीज, और डीटीटी हमेशा पावरफुल और इफ़ेक्टिव रहेगा अगर ये मिस्टेक्स आप अवॉइड करेंगे। डीटीटी एक स्ट्रक्चर प्रोसेस है लेकिन उसका रिज़ल्ट एक अनस्ट्रक्चर्ड वर्ल्ड के लिए होता है, रियल लाइफ के लिए होता है। ऑलराइट, आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, like it and subscribe my channel. Thank you.